एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम है टॉपिक। उसके लिए पहले ये देख लें कि स्टेबल और अनस्टेबल प्लेग में क्या फ़र्क है। एक प्लेग के अंदर एक फाइब्रो कैप होती है और लिपिड कोर होती है। उसके अलावा इसके अंदर माइक्रोफेजेस और फोम सेल्स वगैरह होते हैं और लिपिड वो जो न्यू वेसल्स भी होती हैं। अच्छा, एक स्टेबल प्लेग वो प्लेग होता है जिसकी फाइब्रो कैप बहुत बड़ी होती है और लिपिड कोर बहुत छोटा होता है। ऑन द अदर हैंड अनस्टेबल प्लेग की फाइब्रो कैप बहुत छोटी होती है और लिपिड कोर बहुत बड़ा होता है। अच्छा, क्योंकि ये स्टेबल प्लेग जो है वो आपकी ब्लड सप्लाई को कंप्रोमाइज़ कर देता है। बाज़ का जब इंसान जिनको ये प्लेग का जिनमें ये स्टेबल प्लेग होता है, जब वो एक्सेसिव वर्कआउट करते हैं तो उनमें क्या होता है कि उनकी बाज़ का ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज़ हो जाती है, उनको स्टेबल एंजाइना हो जाता है। स्टेबल एंजाइना आपको पता है कि नाइट्रोग्लाइसिन वगैरह देने से या एस्पायरिन वगैरह देने या रेस्ट करने से इवन ये ब्लड सप्लाई नॉर्मल हो जाती है बिल्कुल, क्योंकि ये इतना ज़्यादा मसला काज नहीं करता। अच्छा, अनस्टेबल प्लेग में होता है कि बाज़ का ये जो फाइब्रो कैप है ना इसकी इरोजन, फिशरिंग या अल्सरेशन वगैरह हो जाती है। उसकी वजह से यहाँ पे आके प्लेटलेट्स एग्रीगेट होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, इसके ऊपर एक फाइब्रिन की लेयर बन जाती है। इन दोनों को कलेक्टिवली बोलते हैं थ्रोम्बस। तो ये थ्रोम्बस का रिएक्शन, ये सारा डायनामिकली रिएक्शन इसके अंदर हो रहा होता है, इसलिए इस प्लेग को अनस्टेबल या डिस्टॉर्टेड प्लेग बोलते हैं। तो ये थ्रोम्बस इसके अंदर बनता है। तो ये जो अनस्टेबल प्लेग है ये दो चीज़ें काज करता है, या अनस्टेबल एंजाइना करता है या मायोकार्डियल इंफार्क्शन कर सकता है। अच्छा, अनस्टेबल एंजाइना में क्या होता है, ये मैंने आपकी कोरोनरी आर्टरी बनाई है, ये इसके अंदर प्लेग बना हुआ है। अनस्टेबल एंजाइना में ये होता है कि जब ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज़ होती है, प्लेग बनता है, थ्रोम्बस वगैरह बनता है, तो क्या होता है कि ये मायोकार्डियम का टिश्यू है, उसकी कुछ पार्ट की इस्कीमिया हो जाता है, कुछ हिस्से का उसका इस्कीमिया हो जाता है। ठीक है, उसकी वजह से इंटेंस पेन वगैरह होती है, जो कि नाइट्रेट्स वगैरह लेने से या रेस्ट करने से ठीक नहीं होती। ठीक है। अच्छा, तो इसमें फिर होता क्या है, अब इधर आ जाए मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की तरफ आ जाए। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के दो टाइप्स हैं, पार्शियल थिकनेस और फुल थिकनेस। पार्शियल थिकनेस में होता है कि मायोकार्डियम की पार्शियल टिश्यू की, मतलब कुछ टिश्यूज़ की, कुछ सेल्स की इस्कीमिया हो जाता है, और फुल थिकनेस में होता है कि पूरे टिश्यू का इस्कीमिया हो जाता है। ठीक है। अच्छा, तो अब ये देखें कि अच्छा, अनस्टेबल एंजाइना और मायोकार्डियल इंफार्क्शन, इन दोनों के अंडरलाइन पैथोलॉजी सेम होती है, इन दोनों के अंदर अनस्टेबल प्लेग होता है। तो फिर फ़र्क क्या होता है, फ़र्क ये होता है कि अगर अनस्टेबल एंजाइना उसे बोलते हैं कि जब टिश्यू का इस्कीमिया हुआ लेकिन वो खुद ब खुद थोड़ी देर बाद ठीक हो गया और सेल्स की डेथ नहीं हुई, सेल्स का इन्फार्क्ट नहीं हुआ। लेकिन अगर उन सेल्स का इन्फार्क्ट हो जाए, जो कि मोस्टली 20 to 40 मिनट्स के बाद इन्फार्क्शन स्टार्ट हो जाता है, तो 20 to 40 मिनट्स के बाद जब इन्फार्क्शन स्टार्ट हो जाता है तो सेल्स की डेथ होना शुरू हो जाती है, तो उसको बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। यानी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और अनस्टेबल एंजाइना में सिर्फ एक फ़र्क है कि इसमें बायोमार्कर्स ट्रोपोनिन और सीकेएम भी पॉजिटिव होते हैं, और अनस्टेबल एंजाइना में बायोमार्कर्स नेगेटिव होते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेल्स की डेथ नहीं हुई, अभी सिर्फ इस्कीमिया हुआ है, डेथ नहीं हुई। अच्छा जी, अब इस तरफ आ जाए। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की दो टाइप्स हैं, पार्शियल थिकनेस और फुल थिकनेस। पार्शियल थिकनेस में वो ये होता है कि कुछ पार्ट मायोकार्डियम का उसका इस्कीमिया हो जाता है। फुल थिकनेस में पूरे जितनी भी वो उसकी थिकनेस है मायोकार्डियम की, सारे का सारा इस्कीमिया हो जाता है। इसको नॉन एस टी एलिवेशन एम आई भी बोलते हैं, इसको एस टी एलिवेशन एम आई बोलते हैं। अच्छा, इसमें इसको नॉन एस टी इसलिए बोलते हैं कि इसके अंदर अगर हम ईसीजी करवाएं तो स्मॉल डेविएशन आएंगी एस टी सेगमेंट के अंदर, यानी थोड़ा सा एलिवेट हो सकता है, थोड़ा सा डिप्रेस हो सकता है, या फिर टी वेव इन्वर्जन आती है। तो अगर इसकी ईसीजी करवाएं तो इसके अंदर एस टी सेगमेंट जो है वो रिमार्केबली एलिवेट हुआ होता है। वो कैसे एलिवेट होता है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये मैंने मायोकार्डियम का टिश्यू बनाया है, और ये जो लाइंस हैं ये इन्फार्क्ट है। फॉर एग्जांपल इतनी जगह पे इन्फार्क्ट हो गया, यहाँ के सेल्स की क्या हो गई है, इतने सेल्स की डेथ हो गई है। अच्छा, तो होगा क्या, जब एस टी सेगमेंट क्या होता है, एस टी सेगमेंट वो टाइम होता है जब सेल्स जो हैं वो मायोकार्डियम के सेल्स जो हैं वो डीपोलराइज स्टेट में कुछ देर के लिए रहते हैं। अच्छा, जब इस पार्ट का इन्फार्क्ट हो गया है, सेल्स की डेथ हो गई, तो क्या होगा, बाकी पार्ट जो है उस दौरान जब वो बाकी सारा हार्ट, बाकी सारी मायोकार्डियम डीपोलराइज्ड है, तो जो पार्ट जिस पार्ट का इन्फार्क्ट हुआ है वहाँ पे अभी भी कुछ करंट मौजूद होता है,
और उस करंट की वजह से, उस पॉजिटिव करंट की वजह से, पॉजिटिव चार्जेस की वजह से एक पॉजिटिव वेक्टर बनता है। उस पॉजिटिव वेक्टर को जो हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है वो डिटेक्ट कर लेता है। उसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो स्ट्रेट लाइन आनी है, जिस वक्त ये नॉर्मल ईसीजी है, नॉर्मल ईसीजी में ये देखें एसटी सेगमेंट स्ट्रेट है, ठीक है, लेकिन जब ये एसटी सेगमेंट एलिवेशन एम आई होता है तो क्या होता है, ये जो नॉर्मल जो लाइन स्ट्रेट आती है उसकी बजाय यहाँ पे एसटी सेगमेंट बहुत ज़्यादा एलिवेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो इन्फाक्टेड पार्ट है वो वहाँ पे अभी भी जो है वो पॉजिटिव चार्जेस मौजूद होते हैं, जिसको हमारा इलेक्ट्रोड डिटेक्ट कर लेता है। ठीक हो गया। अच्छा, इन तीनों को यानी मायोकार्डियल में पार्शियल थिकनेस या नॉन सेगमेंट नॉन एसटी एलिवेशन एमआई और फुल थिकनेस या एसटी एलिवेशन एमआई, इन तीनों को कलेक्टिवली बोलते हैं एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। क्या बोलते हैं इनको? एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। अब आपको समझ में आ गई। अच्छा, अब इसकी देखें, इसकी इन्वेस्टिगेशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ईसीजी है, ठीक है। तो इन तीनों की मैं जनरल इन्वेस्टिगेशन बता रहा हूँ। इन तीनों में सबसे पहले ईसीजी करवानी होती है। अगर तो आपको फुल एसटी एलिवेशन मिल गई तो इट मीन्स कि ये कौन सा इन्फाक्ट है, एम आई फुल थिकनेस है। अगर आपको स्मॉल डेविएशन मिलती हैं, ठीक है, तो आपको या तो अब ये होगा या फिर ये होगा, क्योंकि दोनों में स्मॉल डेविएशन होगी। इसमें भी ईसीजी में स्मॉल डेविएशन होगी या टी इन्वर्जन होगी, इसमें भी ये होगा। अब अगला टेस्ट हमने करवाना है बायोमार्कर्स। बायोमार्कर्स में इन दोनों में बायोमार्कर्स पॉजिटिव होगा क्योंकि यहाँ पे सेल्स की डेथ हो चुकी है, जबकि अनस्टेबल एंजाइना में बायोमार्कर्स जो है वो नॉट प्रेजेंट, कोई बायोमार्कर आपको नहीं मिलेगा। इसमें बायोमार्कर्स आपको मिल जाएंगे, ट्रोपोनिन और सीकेएम भी। तीसरा, आपने इकोकार्डियोग्राफी और इकोकार्डियोग्राम और एक्सरे करवाना है। अच्छा, इको आपने इसलिए करवानी होती है कि एमआई फुल थिकनेस में बाज़ का हमें फोर्थ हार्ट साउंड मिल जाती है, और एक्सरे हमने इसलिए करवानी होती है कि एक्सरे में बाज़ का जो पल्मोनरी डीमा में भी सिमिलर पेन होती है। तो अगर पेशेंट आया उसको पल्मोनरी डीमा एमआई का मसला नहीं है तो उसके लिए उसको रूल आउट करने के लिए हम एक्सरे करवाएंगे। उसके बाद है मैनेजमेंट इसकी और इसकी दोनों सेम है, ठीक है। इसकी देख लें, इनिशियल मैनेजमेंट क्या है। सबसे पहले पेशेंट आया आपके पास एक्यूट पेन के साथ, बाज़ का पेन के अलावा डिस्कम्फर्ट या सिर्फ डिस्कम्फर्ट या प्रेशर ऑन चेस्ट या पाल्पिटेशन, वॉमिटिंग या क्या नाम है, नोजिया वगैरह भी हो सकता है उसको, और उसकी जो पेन है वो रेडिएट कर सकती टुवर्ड्स जा वगैरह। अच्छा, तो सबसे पहले पेशेंट आपके पास आया, आपने क्या करना है, उसको एस्पिरिन देनी है, नाइट्रेट्स देने हैं, ठीक है। उसके अलावा बीटा ब्लॉकर्स देने हैं, तब देने हैं अगर उसको ब्रेडिकार्डिया नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि एमआई के अंदर पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया हो जाता है, तो अगर ब्रेडिकार्डिया नहीं है तभी ये बीटा ब्लॉकर्स देने हैं, अदरवाइज नहीं देने। उसके अलावा एंटी प्लेटलेट्स देने हैं जिसमें क्लोपिडोग्रेल आ जाती है। उसके अलावा एंटी थ्रोम्बिन देने हैं जिसमें टायरोफाइबन आ जाती है। उसके बाद ग्लाइकोप्रोटीन इनहिबिटर देने हैं, सॉरी ये टायरोफाइबन ग्लाइकोप्रोटीन इनहिबिटर है, और एंटी थ्रोम्बिन ये नोक्सापेरिन है। ठीक हो गया, ये और ये ठीक हो गया। अच्छा जी, ये थी इसकी इनिशियल मैनेजमेंट, ये इन दोनों की मैनेजमेंट है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, जो आपकी इसके अलावा हम जो लेट इन मैनेजमेंट करते हैं उसमें क्रोनरी आर्टरी बाईपास एंजियोग्राफी, जिसको कैबिज बोलते हैं, CABG, कितने लिखे ये। अच्छा जी, उसके बाद इधर आ जाए, ये है अगर आपको ईसीजी पे एसटी एलिवेशन मिल गई है तब आपने क्या करना है, आपको पता चल गया कि ये फुल थिकनेस एमआई है। अगर ईसीजी पे आपको एलिवेशन बहुत ज़्यादा एलिवेशन नहीं मिलती तो इस तरह से मैनेज करना है, अगर नहीं मिल जाती तो इस तरह से मैनेज करना है। इसमें क्या करना है, 1 2 3, मतलब ये है कि एस्पायरिन देना है, उसको नाइट्रेट देना है, बीटा ब्लॉकर देना है, 1 2 3 वही है। उसके अलावा उसको ऑक्सीजन थेरेपी देनी है और साथ में मॉर्फिन देनी है, क्योंकि इसमें पेन बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उसको फ़ौरन ऑक्सीजन थेरेपी भी चाहिए, मॉर्फिन भी चाहिए। अगर ये दो चीज़ें इसमें भी पेशेंट स्टेबल नहीं हो रहा तो ऑक्सीजन थेरेपी और मॉर्फिन इसमें भी दे सकते हैं। उसके बाद पेशेंट अगर फुल थिकनेस एमआई के साथ आया है, एसटी एलिवेशन के साथ आया है, तो रीपरफ्यूजन थेरेपी करनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है, ठीक है। रीपरफ्यूजन थेरेपी में दो चीज़ें आती हैं। नंबर 1 PCI, परक्यूटेनियस करोनरी इंटरवेंशन। इसमें क्या होता है कि फेमरल आर्टरी के ज़रिए स्किन के बाय थ्रो स्किन फेमरल आर्टरी के ज़रिए एक क्या करते हैं, वायर वगैरह हार्ट तक लेके जाते हैं और जहाँ पे ब्लॉकेज हुआ हो उसको खोल देते हैं और फिर उसके बाद स्टंट भी बाज़ का डाल देते हैं। अच्छा, PCI के साथ आप 4 और 5 करते हैं। 4 और 5 क्या, 4 एंटी प्लेटलेट थेरेपी करनी है और एंटी थ्रोम्बिन यानी नोक्सापेरिन वगैरह देना है PCI के साथ। अच्छा, PCI तब करना होता है जब पेशेंट 12 आवर्स से पहले फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स, 12 आवर्स से पहले अगर पेशेंट आपके पास आ गया तो आप PCI, या फिर दूसरी क्या है
थ्रोम्बोलिटिक्स, ये दोनों पर रिपरफ्यूजन थेरेपी है। रिपरफ्यूजन थेरेपी 12 आवर्स से पहले पहले करनी है। इसमें क्या होता है, थ्रोम्बोलिटिक्स में क्या होता है, अच्छा अगर पीसीआई आपके पास अवेलेबल नहीं है, ये हमने 1 घंटा 20 मिनट के अंदर अंदर पीसीआई के लिए अरेंजमेंट करनी होती है। अगर इससे ज़्यादा टाइम लगेगा तो फिर आप थ्रोम्बोलिटिक्स करते हो। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में पीसीआई होती होगी, पाकिस्तान में तो सिर्फ ये थ्रोम्बोलिटिक्स होनी है, इसलिए मैंने उसके ऊपर छोटा सा पीए लिख दिया। अच्छा, थ्रोम्बोलिटिक्स में क्या होता है, थ्रोम्बोलिटिक्स में क्या होता है कि आपने आईवी देना होता है, स्ट्रेप्टोकाइनेस वगैरह, इसके साथ हेपरिन देना होता है। क्या करता है, ये जो किधर गया, ये जो अनस्टेबल प्लेक है, ये जो थ्रोम्बोलिटिक्स क्या करते हैं, ये स्ट्रेप्टोकाइनेस जाके फ़ौरन इस प्लेक को तोड़ देते हैं। अच्छा, एमआई का ये देख लें ज़रा, एमआई में बाज़ का ऐसा होता है कि जो ये प्लेक है उसके ऊपर थ्रोम्बस है, थ्रोम्बस जो है वो डिटैच होकर थ्रोम्बो एम्बोलिज्म करके आगे जाके किसी छोटी क्रोनियल आर्टरी को ब्लॉक कर देता है। तो एमआई ख़ास तौर पे इस तरह से होता है, एक्यूट एमआई इस तरह से होता है कि थ्रोम्बस टूटा, आगे जाके उसने ब्लॉक कर दिया। अच्छा, उसके अलावा अगर वो पेशेंट 12 घंटों के बाद आया तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ये दोनों चीज़ें नहीं करेंगे, क्योंकि इन दोनों चीज़ों के करने का फ़ायदा नहीं है। सेल्स की इतनी डेथ हो चुकी है कि अब उनको रीपरफ्यूज़ करने का, दोबारा ब्लड देने का फ़ायदा नहीं है। मैंने आपको बताया कि 20 to 40 मिनट्स में इन्फार्क्ट शुरू हो जाता है और 6 to 12 आवर्स तक इन्फार्क्ट कंप्लीट हो जाता है। अब 12 आवर्स के बाद क्योंकि इन्फार्क्ट उसका कंप्लीट हो गया होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, रिपरफ्यूजन करने का कोई फ़ायदा नहीं। तो फिर हम क्या करेंगे, फर्दर बचाने के लिए, फर्दर अटैक के लिए बचाने के लिए हम उसको कोरोनरी आर्टरी बाईपास करेंगे। बाय बाय। एक चीज़ रह गई, मैंने आपको एक चीज़ बताई नहीं, ये देखें अनस्टेबल प्लेग के अंदर इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैक्रोफेजेस वगैरह आ रहे हैं, ये हो रहा है सारा कुछ, इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो रही होती है। तो जितने भी एमआई या एंजाइना के पेशेंट हैं, इवन स्टेबल एंजाइना में भी ये रिएक्शन तो हो रहा है, तो जितने भी एमआई और एंजाइना वगैरह के पेशेंट्स हैं, अगर उनका प्रोग्नोसिस या रिकरेंस चेक करनी हो तो उसके अंदर सी रिएक्टिव प्रोटीन का टेस्ट करवाया जाता है। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि मुझे दोबारा होने का चांस है तो आपको कैसे बताएंगे, उसको सीआरपी करवाएंगे उसका। लेकिन ये सीआरपी प्रोटीन्स है जो कि इन्फ्लेमेशन, बॉडी में कहीं भी इन्फ्लेमेशन हो तो सीआरपी बढ़ जाती हैं। लेकिन ये आप सीआरपी सिर्फ तब करवा सकते हैं जब बॉडी में और किसी जगह पे इन्फ्लेमेशन ना हो और पेशेंट को सिर्फ एमआई या एंजाइना का मसला हो, फिर आप सीआरपी के जरिए उसका प्रोग्नोसिस और रिकरेंस बता सकते हैं। दूसरी बात ये कि इस अनस्टेबल एंजाइना का यानी एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम का जो जनरल मैनेजमेंट है उसमें आपकी ABCDE है। ए फॉर एस्पायरिन, यानी आप जब पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हो, पेशेंट घर पे है बिल्कुल ठीक है, तब भी आप उसको ये चीज़ें लेनी पड़ेंगी। ए फॉर एस्पायरिन, एंटी इंजाइनल ड्रग्स एंड एस इनहिबिटर्स। अच्छा, क्योंकि उसका बीपी जो है वो बहुत ख़तरनाक है, यहाँ पे मसला कर सकता है, तो क्या एस इनहिबिटर वगैरह देंगे। उसके अलावा बीटा ब्लॉकर भी देंगे। अच्छा, सी फॉर कोलेस्ट्रॉल एंड सिगरेट। सिगरेट क्या करता है, इन्फ्लेमेशन काज करता है, हमने देख लिया कि प्लेग के अंदर इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होगी तो ज़्यादा मसला होगा। अच्छा, उसके बाद डी फॉर डायबिटीज़ एंड डाइट और ई फॉर एजुकेशन प्लस एक्सरसाइज। एक और चीज़ रह गई, क्या रह गया, क्या रह गया,